नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आगामी सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो 57 वीडियो की क्लास सीरीज रन कर रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए आज ये हमारा 25वां वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 24 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे होंगे। जिनको भी आने वाले समय में CHSL देना है, CGL तो खैर अब ख़त्म होने वाली है, MTS देना है या फिर कोई अदर एग्जाम देना है जहां भी GK GS पूछे जाते हैं, आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बहुत सारे बच्चे की क्वेरी होती है कि ये PDF आप कहां पे देते हैं, तो ये PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सअप का। आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, आपको सारी जानकारी वहीं पे मिल जाएगी। चलिए बहरहाल शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है इस सीरीज का, सूडान में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? Which operation was launched by the government of India to safely evacuate the Indians trapped in Sudan? तो जो सूडान में फंस गए थे भारतीय, उनको भारत वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया, इनका नाम ऑपरेशन कावेरी दिया गया है। तो ऑपरेशन कावेरी याद रहेगी। इसके अलावा यूक्रेन में जो फंसे थे भारतीय, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, तो उस समय जो मेडिकल के छात्र वगैरह फंस गए थे वहाँ पे, तो उसको निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, उसको ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था। तुर्की में आए भूकंप में भारत के द्वारा पहुँचाया गया ऑपरेशन, जो मदद किए गए तुर्की और सीरिया को, तो उसको जो है आपको ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया था। तो 3 ऑपरेशन जरूर याद रखें। ऑपरेशन कावेरी है ना, सूडान और भारत का, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और भारत, और ऑपरेशन दोस्त तुर्की और भारत। सूडान की राजधानी आपके एग्जाम में आ जाता है और अच्छे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि सूडान की राजधानी और एक दक्षिणी सूडान भी है। एक तो खाली सूडान है जी, और एक आपका दक्षिणी सूडान भी है। तो सूडान की राजधानी खार्तूम है, वहीं दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। अब तुर्की का नया नाम बदल गया है, अब तुर्की का नाम जो है तुर्किये हो गया है। उसी प्रकार से इंडोनेशिया की राजधानी बदल गया है, नूसंतारा हो गया है जाकार्ता से। उसी प्रकार से श्रीलंका की राजधानी बदल गया है, श्री जयवर्धने पूरा कोट्टा। इस प्रकार से नाम जो है आपका श्रीलंका के नवीन राजधानी का हो गया है। तो ये तीनों बात भी एडिशनल तौर पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, पोला महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है ना? इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स पोला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो भाई पोला फेस्टिवल जो सेलिब्रेट होता है, ये आपका छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र में भी होता है। बहरहाल मैं यहाँ पे खाली छत्तीसगढ़ रखा हूँ, आपको अंडरस्टूड रहना है कि भाई महाराष्ट्र में भी होता है। ये पोला महोत्सव क्या होता है? तो जो किसान होते हैं, जो उनके बैल होते हैं, उनकी पूजा पाठ होती है। पोला महोत्सव छत्तीसगढ़ में किसानों के द्वारा सावन के महीने में मनाया जाता है। अब छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य महोत्सव जो आजकल एग्जाम में काफ़ी तैर रहे हैं, एक आपका सिरपुर महोत्सव है, हरेली महोत्सव है, रावत नाचा महोत्सव है, शिवरी नारायण महोत्सव है। ये सभी के सभी आपके छत्तीसगढ़ के महोत्सव हैं। एक और लिख लीजिएगा, बस्तर महोत्सव। बस्तर महोत्सव ये भी आपका छत्तीसगढ़ में होता है, और मैंने कल बताया था कि ये बस्तर नामक जगह छत्तीसगढ़ में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एलोरा महोत्सव कहाँ पे होता है दादा? महाराष्ट्र के अंदर होता है। माजुली नदी द्वीप महोत्सव कहाँ पे होता है? असम के अंदर होता है। माजुली, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो किस नदी पे है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, अरमाकोंडा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? अरमाकोंडा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ व्हिच स्टेट? तो भैया आंध्र प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसे अमराकोंडा कहते हैं। आंध्र प्रदेश के ही अंदर आपको अरकू घाटी मिल जाएगा, जहां पे बोरा का गुफा है। बोरा का गुफा कहां पर है? अगर आपसे कोई पूछे तो आंध्र प्रदेश बताइएगा। आंध्र प्रदेश के अंदर एक अरकू घाटी नामक जगह है, वहां पे आपको ये बोरा का गुफा देखने को मिल जाएगा। मैंने गुफाएं सब आपको पढ़ा दिया है। बाघ की गुफा और भीमबेटका का गुफा ये दोनों मध्य प्रदेश में है। एलोरा और अजंता की गुफा ये महाराष्ट्र में है। बराबर की गुफा बिहार में है, और बोरा का गुफा जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई है। केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी या अन्नामलाई है, यहीं पे आपके कार्डिमम हिल स्थित है, और ये पश्चिमी रीजन की जो है चोटी है, यानी वेस्टर्न घाट की चोटी है। इसके अलावा उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली। अगर ऑप्शन में नहीं है तो महेंद्रगिरी, ठीक है? अगर ऑप्शन में नहीं है देवमाली, तब महेंद्रगिरी मारना है,
और महेंद्रगिरी और देवमाली दोनों है, तो देवमाली को आंसर करना है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, और गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है। अरावली पर्वत अपने आप में दुनिया की सबसे ओल्ड माउंटेन है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। नंदा देवी किस हिमालय का पार्ट है? तो कुमायूं हिमालय का पार्ट है। अब हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, इन नदी का क्रम भी ध्यान रखना है। सिंधु से सतलज पंजाब, सतलज से काली कुमायूं, काली से तिस्ता नेपाल और तिस्ता से देहांग जो है आपका हो जाएगा असम हिमालय। ठीक है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। यहीं पे शिखर संवेदक नाम का जो है एक जैन तीर्थ स्थल है आपका पारसनाथ की चोटी के अंदर। कहाँ पे? झारखंड में। चेर वंश की राजकीय चिन्ह क्या थी? भैया चेर वंश, अच्छा थोड़ा सा चोटी पे और विचार कर लें भाई। दुनिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8850 मीटर। ये नेपाल के अंदर स्थित है। इसे सागर माथा कहा जाता है, नेपाल के अंदर सागर माथा। ठीक है, इसके अलावा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, ये इंडिया प्लस पाकिस्तान में आ जाता है। ठीक है, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और भारत का जो प्योर सबसे ऊंचा चोटी है ये है आपका जी कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी कहाँ पे है? भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसकी टोटल ऊंचाई है ना 85-86 मीटर है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, 8586 मीटर है, जो दुनिया की तीसरा सबसे ऊंचा चोटी भी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है प्योर। अगला प्रश्न, चेर वंश की राजकीय चिन्ह क्या थी? व्हाट वाज द रॉयल सिंबल ऑफ द चेरा डायनेस्टी? तो भैया ये क्या है? धनुष और बाण जो है चेरा डायनेस्टी का जो है आपका राजकीय चिन्ह, ऑफिशियल साइन था। इसके अलावा चेर वंश के संस्थापक कौन है? उदयन अथान है। उदयन अथान जो है ये चेर वंश के संस्थापक हैं। चेर वंश की राजधानी कहाँ पे थी? कुलशेखरम और बज्जी। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। बज्जी एक महाजनपद है, वो अलग है, ये बंजी है। ठीक है, इसके अलावा चोल वंश की राजकीय चिन्ह क्या थी? बाघ, है ना। चोल वंश के संस्थापक कौन है दादा? सबसे पहले तो चोल वंश के संस्थापक है आपका विजयालय। कौन? विजयालय। विजयालय जो है ये चोल वंश के संस्थापक हैं। मौर्य वंश के राजकीय चिन्ह क्या थी? मयूर। और संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश को हरा के? धनानंद को हरा के, यानी नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा के चाणक्य के सहायता से जो है मौर्य वंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अलावा गुप्त वंश के आधिकारिक चिन्ह क्या थी भाई? तो गरुड़। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है भैया? तो श्रीगुप्ता। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसमें जो सबसे प्रतापी राजा हुए ये चंद्रगुप्त सेकेंड, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है। विक्रमादित्य के काल में ही फहियान भारत आए थे। चेन्नई में आयोजित चौथे विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप है ना के विजेता कौन है? देखिए है ना, हु इज द विनर ऑफ 4th वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन चेन्नई? तो ये विजेता बने हैं इजिप्ट यानी मिस्र। ठीक है, पहला जो स्क्वैश विश्व कप वर्ष 1996 में हुआ था मलेशिया के अंदर। मलेशिया विकसित एशियाई देश है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन 2022 में चेन्नई के अंदर ही कराया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, करंट में क्वेश्चन आ सकता है। चेन्नई में एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है और दुनिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार कहाँ पे है? तो ये आपका दिल्ली के अंदर है। टीसीएस ने 2 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स जो आईपीएल के टीम है, जो 5 बार जो विजेता हैं, और आपके करंट जो 2023 आईपीएल हुआ है इसके भी विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ही है। इसमें शुभमन गिल को जो है पर्पल कैप दिया गया था, सॉरी ऑरेंज कैप दिया गया था, और मोहम्मद शमी को जो है पर्पल कैप दिया गया था। चेन्नई की तरफ से खेलते हैं आपका शुभमन गिल खेलते हैं आपका गुजरात की तरफ से, माफ कीजिएगा, और शमी भी खेलते हैं गुजरात की तरफ से ही। तो दोनों जो रनर अप टीम रहा था ना उनको मिला था, लेकिन जीता कौन? चेन्नई सीएसके 5वां टाइम। ठीक है, तो इसे यूनिकॉर्न टीम का दर्जा दिया गया है, मतलब सबसे अमीर टीम का दर्जा दिया गया है। भारत में 75वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? When did India celebrated its 75th इंडिपेंडेंस डे? तो 15 अगस्त 2021 को हम 75वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किए थे। 26 जनवरी 2023 को भारत 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। और 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पे मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, तो ये जो है आपका भारत आए थे। और इसी गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो है आपका 91 पद्मश्री, 6 पद्म विभूषण और 9 पद्म भूषण दिया गया है। तो ये 106 जो है आपका पद्म पुरस्कार बांटे गए। इसके अलावा
राष्ट्रीय जल मिशन के तहत किस वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य रखी गई है? देखिए, अंडर द नेशनल वाटर लाइफ मिशन बाय व्हिच ईयर द टारगेट ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हैज बीन केप्ट। तो भाई ये जो आपका रखा गया है लक्ष्य कि 2024 तक हर घर जल को पहुंचा देना है। राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत की बात करेंगे तो 2008 ईस्वी में किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से कैच द रेन प्रोग्राम भी चालू किया गया था, जिसमें वर्षा के पानी को संचित करने की एक स्कीम थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, सबसे पहले ये स्वनिधि योजना क्या है, तो जो रेहड़ी वाला विक्रेता है ना, जो ठेला लगा के रोड के किनारे बेचते हैं कुछ कुछ, है ना, तो उनको जो है कोरोना काल में इसकी बिजनेस चौपट हो गई, तो इनको सहायता के लिए एक आर्थिक लोन प्रोवाइड कराता है आपका, है ना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो इसके जो पहले टाइम कम रखा गया था, लेकिन अब इसको जो है दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनेगा कि कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। एक प्रश्न यहाँ पे है, बायोपिक 800 किस खिलाड़ी से जुड़ी हुई पुस्तक है? बायोपिक 800 इज अ बुक रिलेटेड टू व्हिच प्लेयर? तो ये मुथैया मुरलीधरन से जुड़े हुए पुस्तक हैं और ये पुस्तक जो है विवाद में आ गया है, इसीलिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हॉट कंटेंट रहेगा जी ये, ठीक है। इसके अलावा 281 एंड बियॉन्ड, ये बीवीएस लक्ष्मण की पुस्तक है। बीवीएस लक्ष्मण टेस्ट क्रिकेट में 281 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इसके अलावा नो स्पिन शेन वार्न की पुस्तक है। इसके अलावा प्लेइंग, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं शेन वार्न, प्लेइंग इट माय वे ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट एन, भूतपूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली की पुस्तक है। अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है भाई? तो अभी रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। बीसीसीआई की स्थापना भी आपसे पूछा जाता है, 1928 में हुआ था। मुंबई में जो है इनकी जो है अभी हेडक्वार्टर है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष जो कौन बने थे? तो ग्रैंट गोवन बने थे। कौन? ग्रैंट गोवन। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद साहब का किताब है, ये हमारे देश के प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज के खिलाड़ी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल की किस पुस्तक है? ये आपका बैडमिंटन से संबंधित जो है महिला है, बैडमिंटन, है ना, और ये ओलंपिक में बैडमिंटन के अंदर प्रथम पदक जीतने वाली महिला भी बनी है। इनके अलावा टोर्सन बैलेंस से निम्नलिखित में से किस राशि की माप की जाती है? टोर्सन बैलेंस क्या होता है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय टोर्सन बैलेंस? तो इससे जो है हम बल को मापते हैं। आपने टॉर्क का नाम सुना होगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। सृष्टि में सबसे कमजोर बल की बात करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, लो परमाणु, हाई परमाणु बल होते हैं, जो 4 भौतिक बल हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल माना गया है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कोई भी चीज को आप ऊपर फेंकिए तो नीचे गिर जाएगा, जब तक वो पलायन वेग को पार नहीं करता है तब तक। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इससे ज्यादा रफ्तार से कोई भी चीज अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो वो चीज पृथ्वी पे लौट के नहीं आएगा। इसके अलावा दो वस्तुएं एक दूसरे से असंजक बल के कारण जो है चिपक जाता है। आपने ये बात कई दफा एहसास भी किया होगा। जैसे नीचे अगर फर्श आपका गीला हो और उस पर अगर आप लोटा भरे पानी का रख दीजिए तो ये ऐसे उठाते समय आपको लगेगा कि इसमें चिपक गया है। तो ये क्यों चिपकता है? असंजक बल के कारण चिपक जाता है। किस सूफी संत ने भारत को पृथ्वी पर स्वर्ग कहा था? Which सूफी सेंट कॉल्ड इंडिया हेवन ऑन अर्थ? तो अमीर खुसरो ने भारत को जो पृथ्वी पे स्वर्ग माना है। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी जो हैं ये किताब उल हिंद के लेखक हैं। इनके अलावा भारत में चिश्ती संप्रदाय यानी जो चिश्ती सिलसिला है इसे शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। आपने देखा होगा बजरंगी भाईजान में भर दो जोली वाला गीत। इसके अलावा किस भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा भारत से बर्मा को अलग किया गया था? बाय व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? तो बर्मा पहले इंडिया का ही अंश हुआ करता था अंग्रेज के समय में। इसे जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से सेपरेट किया गया। बर्मा भारत के पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करती है। बर्मा से सटे हुए भारतीय राज्य जो है ममीआना, मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इसे हम ममीआना कहते हैं। इस प्रकार से मैंने इसे याद रखा है। इसके अलावा बर्मा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो बर्मी है। बर्मा की राजधानी नेपिता, कहीं कहीं आपको इसी प्रकार से लिखा मिलेगा नेपिता या फिर नेपिडा, है ना। मुद्रा क्या है? तो बर्मी क्यात है। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है हमारा, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 के विजेता कौन है? फीफा अंडर 20 की
बात हो रही है, मेन वाली फीफा की बात नहीं हो रही है। मेन वाली फीफा के विजेता अर्जेंटीना है, लेकिन यहाँ पे ये अंडर 20 करने का मतलब जो 20 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हु इज द विनर ऑफ फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023? तो उरुग्वे जीता है और उरुग्वे का यह फर्स्ट टाइटल है। आपको ज्ञात होगा कि जब फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहला टाइटल मेन वाला फीफा का उरुग्वे ही जीता है। फीफा अंडर 20 2023 के उप विजेता कौन है? तो ये इटली रहे हैं। इटली को हरा के उरुग्वे जो है जीता है। फीफा 2022 के विजेता जो अर्जेंटीना रहे हैं, ये कहाँ पे हुआ था? ये खेल का आयोजन तो कतर में हुआ था 2022 के अंदर। उप विजेता कौन रहे हैं? तो फ्रांस। विजेता कौन? तो अर्जेंटीना। उप विजेता फ्रांस। और कहाँ पे हुआ था? कतर में, फीफा 2022। इसमें 3 पुरस्कार दिए गए जो आपको ध्यान रखना है। गोल्डन बॉल मेसी को मिला था, गोल्डन ग्लव्स एमिलियानो मार्टिनेज को मिला था और गोल्डन बूट किलियन एम्बाप्पे को दिया गया था। फीफा वुमेन 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो रही है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इसी साल होगा। इसके अलावा फीफा की स्थापना की बात करेंगे तो 1904 में होती है। इसकी मुख्यालय ज्यूरिख में है, ठीक है। और प्रथम फीफा वर्ल्ड कप के विजेता उरुग्वे है, जो ये अंडर 20 वाला भी जीत लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, फगली मुख्य रूप से जनवरी के मध्य में बसंत ऋतु के प्रारंभ होने तक मनाया जाता है, जो शिव और देवी हिडम्बा की पूजा करते हुए आयोजित किया जाता है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? फगली, है ना। तो भाई फगली इज मेनली सेलिब्रेटेड फ्रॉम मिड जनवरी टिल द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड टू वर्शिप शिवा एंड गॉडेस हिडिम्बा, है ना, हिडिम्बा। इट इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? तो किस स्टेट में फगली मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो मकर संक्रांति के समय मनाया जाने वाला त्यौहार है ये माघ साजी है, जो कल आपके सीजीएल के 2nd या 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए जो मकर संक्रांति होते हैं ये इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो इसे पोंगल कहते हैं, जैसे आप केरला में जाएंगे तो इसे मकर बिलक्कू कहते हैं। और मकर संक्रांति की समय फिक्स है ना, 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा गुजरात में जाएंगे तो इसे उत्तरायण कहते हैं। महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में इसे मकर संक्रांति ही कहते हैं। पंजाब के अंदर इसे लोहड़ी कहते हैं, पंजाब या हरियाणा के अंदर इसे लोहड़ी कहते हैं। तो मकर संक्रांति का ये समय जो है आपको ध्यान रखना है कि कौन से राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में एक त्यौहार होता है लोसार। लोसार को मैंने आपको और भी बता रखा है कि किस किस स्टेट में होता है। तो लोसार जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में भी होता है और लद्दाख में भी होता है, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ, क्योंकि लोसार जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित लोगों का त्यौहार है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अंदर ही आपका पिन वैली नेशनल पार्क है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, जिसका नाम बदल के अब अटल सुरंग कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह है और राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला है, जो आर्लेकर साहब का स्थान लिए हैं। इसके अलावा आधुनिक हिमाचल प्रदेश में एक डांस है, नाटी डांस, इसे जरूर ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश का है, ये ज़्यादा पूछता है ना। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व को क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हाट इल्स आर द लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एलिमेंट्स कॉल्ड? तो इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। आपने एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपने जरूर सुना होगा। इस प्रकार से समूह 1 और 2 को जो है कंबाइंड रूप से एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। समूह 3 से लेकर 12 तक का जो है ये वाला पीला वाला पार्ट, इसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमणीय धातु कहते हैं। संक्रमणीय धातु कहा जाता है 3 से 12 तक के समूह वाले तत्वों को। इसके अलावा समूह 18 वाले तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। समूह 17 वाले तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है। समूह 16 वाले तत्वों को ऑक्सीजन तत्व कहा जाता है, या फिर इसे जो है हाइड्रोजन कैल्कन कहते हैं, कैल्कन, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे समूह 16 को। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल से थोड़ा सा और बता दूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीरियोडिक टेबल जो आधुनिक काल में जब अभी आपने पीरियोडिक टेबल देखा, इसके खोजकर्ता मोस्ले महोदय हैं। इसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। इसमें टोटल 118 ज्ञात तत्व हैं, जिसमें 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 उपधातु हैं। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सल्तनत काल में उच्चतम न्यायालय का अधिकारी को क्या कहा जाता था? व्हाट वाज द ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड ड्यूरिंग द
सल्तनत पीरियड। तो काजी उल कुजात जो है सुप्रीम कोर्ट के जो आला अधिकारी होते थे उनको कहा जाता है। मान लीजिए सीजेआई जो आजकल हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, तो सल्तनत काल में ऐसे अधिकारी को काजी उल कुजात कहा जाता था। सेना विभाग के प्रधान को आरिज ए मुबालिक कहा जाता था। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बरीद ए मुबालिक कहा जाता था। धार्मिक विभाग के प्रधान को सदर ए सुदूर कहा जाता था। अश्वशाला यानी जो घोड़ा के रक्षक होते थे उनके जो प्रधान होते थे उसे अमीर ए आखूर कहा जाता था सल्तनत काल में। सल्तनत काल की अवधि आप लोगों से रिक्वायर्ड है, जरा बताइएगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 1206 से स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था, यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके अलावा जनवरी 2023 तक रॉ के अध्यक्ष कौन होंगे, यहाँ पे जनवरी नहीं, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं थोड़ा इसका करेक्शन कर दिया है। जून 2023 तक रॉ के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ RAW टिल जून 2023। तो भाई रवि सिन्हा जो है रॉ के अंदर नए जो है प्रमुख बने हैं, है ना। ये गोयल साहब का स्थान लेंगे। रॉ की स्थापना 1968 में हुआ था। अब CBI के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो ये परवीन सूद जो हैं ये भी नए अपॉइंट हुए हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा CBI की स्थापना कब होती है? 1963 में होती है। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर मुख्यालय में आपको DRDO का प्रमुख पूछा जाता है, तो समीर वी कामत हैं, है ना। DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था, है ना, 1958 में। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है हमारा, एस बाल मुरली कृष्णा किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? एस बाल मुरली कृष्णा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये मैंडोलिन से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताना है कि जो भी गिने चुने म्यूजिक प्लेयर हैं जो कम तादाद में हैं उनको आप ज़रूर याद रखें। बाद बाकी लूसेंट के किताब में जो है वो तो आप कम पूछा जाता है, ठीक है। तो बाल कृष्णा जो है मैंडोलिन से जुड़े हैं। मैंडोलिन के अन्य प्रमुख कलाकार यू श्रीनिवासन है जो CGL में 4 दिन पूछा गया, कांथा देवी, संगीता राजन, L सुब्रमण्यम, के वैद्यनाथन, ये सभी के सभी जो हैं आपके वायलिन से जुड़े हुए कलाकार हैं। यहाँ पे आपको वायलिन का साइन भी दिख रहा होगा। TH विनायक ये घाटम प्ले करते हैं। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार प्ले करती थी। तोताराम पखावज प्ले करते थे। जुबीन मेहता सिम्फनी प्ले करते थे। सुकूर खान, सबरी खान, पंडित राम नारायण, वजीर खान, आसिफ अली खान ये सारंगी प्ले करते हैं, है ना। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 4 का विस्तार किस केंद्र शासित प्रदेश तक है? देखिए 2 राज्य तो इसमें पहले से इंक्लूड है, एक UT को भी छूता है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 टू व्हिच यूनियन टेरिटरी डज द नेशनल वाटरवे 4 ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड? तो ये पदुचेरी को भी छूता है, पदुचेरी तक भी जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये आपका इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये सादिया से धुबरी को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है कोट्टापुरम से कोल्लम को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो है उड़ीसा से पश्चिम बंगाल को जोड़ने का काम करता है। तो ये जो आपका 5 प्रमुख जलमार्ग हैं इनको जरूर ध्यान रखें क्योंकि CGL में 3 बार जलमार्ग से क्वेश्चन आ चुकी। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 8 किससे संबंधित है? पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भैया ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है, यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है। भारत के संविधान के भाग 2 जो हैं ये नागरिकता से संबंधित है। जो 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल कवर करते हैं कि नागरिकता कैसे ली जाएगी, कैसे समाप्त होती है, किस आधार पर समाप्त होगी, किस आधार पर ली जाएगी, जन्म के आधार पर है, फिर रहने के आधार पर है। तो ये सब जो चर्च है ये 5 से 11 आर्टिकल के बीच में है। इसके अलावा संविधान के भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ये आर्टिकल 12 से 35 तक के बीच में वर्णित है, जिसमें 14 से 18 इक्वलिटी की राइट है। इसके अलावा 19 प्रेस की स्वतंत्रता है। 20 और 22 जो है ये सजा आदि के मामले में छूट है। 21 जो है निजता का अधिकार है। 21 का ए जो है ये शिक्षा का अधिकार है। 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक हित है। और 31 जो है हमारा समाप्त है। और 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल का डिस्कशन यहाँ पे मैंने कर दिया है। इसके अलावा भाग 4 जो है ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में वर्णित है, जिसमें आपको 39 का ए याद रखना है, 40 याद रखना है, 44 याद रखना है, 48, 50, 51 और 51 का ए, इतने आर्टिकल याद रखना है। 39 का ए क्या होता है? समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय। 40 क्या होता है? ग्राम पंचायत का गठन। 44 क्या होता है? सिविल नागरिक कोड। 48 क्या होता है? पर्यावरण का संरक्षण। 50 क्या होता है? लोकसभा कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग अलगाव या पृथकीकरण। 51 क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और 51 का एक क्या होता है जो 1976 में ऐड किया गया है, ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसके अलावा संविधान के भाग 5 ये आपका संघ को परिभाषित करता है।
संघ मतलब जो केंद्र सरकार का है, जिसमें राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी के सभी इसमें आ जाएगा, महान्यवादी, है ना। जैसे आप इसी के कोई सा भी आर्टिकल पकड़ लो, जैसे 52 ही पकड़ लो, तो 52 क्या है भाई, राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। इसके आगे जाओगे तो आपका 61 राष्ट्रपति का महाभियोग, इसके आगे जाओगे 72 राष्ट्रपति का क्षमादान, 76 महान्यवादी, 75 का एक प्रधानमंत्री, है ना, 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, है ना, 108 ज्वाइंट सीटिंग, 112 बजट, है ना, 1 2 3 राष्ट्रपति का अध्यादेश, है ना, 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, 129 सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड अभिन्यालय होना। तो ये सभी के सभी पोस्ट जो है, की पोस्ट जो केंद्र लेवल पे हम बात करते हैं, ये आपके भाग 5 में आ जाएंगे, 52 से 151 के बीच में। इसके अलावा अगला है भाग 6। भाग 6 में क्या होती है, 152 से 237 तक का पोस्ट है। इसमें आपका राज्य के राज्यपाल आ जाएंगे, गवर्नर आ जाएंगे, हाई कोर्ट आ जाएंगे, है ना, एडवोकेट जनरल आ जाएंगे, ये सभी के सभी मुख्यमंत्री आ जाएंगे, विधानसभा आ जाएंगे, विधान परिषद आ जाएंगे, ये सभी के सभी इस आर्टिकल के बीच में वर्णित है। जैसे आपने 153 जैसे ही पोस्ट उठाना है तो राज्यपाल के पोस्ट 153 में है, ठीक है, 161 में राज्यपाल की क्षमादान है, 214 में हाई कोर्ट है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल पे संपूर्ण वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पढ़ सकते हैं। आर्टिकल में 2 नंबर अपना फिक्स कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है? Which of the following soils is found in area of heavy rainfall and high humidity? तो भाई दलदली मृदा। दलदली मृदा क्या होती है? मैनग्रोव प्रकार के जहाँ पे जंगल होते हैं वहाँ पे आपको दलदली मृदा देखने को मिलेगा, ठीक है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या ब्लैक चेरनोजम कहा जाता है। इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कपास की खेती अच्छी होती है और इसमें जो है किस चीज़ की बहुलता होती है? तो ह्यूमस की बहुलता होती है। ये बात ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है अलग से। इसके अलावा मैनग्रोव वन दलदली वाली वन होती है और भारत में जो है सबसे बड़ा दलदली वाली वन जो है ये आपका सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा भी है और सुंदरबन डेल्टा में जो मैनग्रोव प्रकार की वन पाई जाती है अपने आप में दलदली वाला वन है, जो बहुत सारे जीव जंतु का प्राकृतिक आवास भी माना जाता है। और सुंदरबन डेल्टा के अंदर ही आपको सुंदरी की वृक्ष मिलेगी, साथ ही आपका रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलेगा। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ मिलेगा? पश्चिम बंगाल सुंदरबन के अंदर। सुंदरबन डेल्टा जो है ये भारत के साथ साथ जो बांग्लादेश की सीमा है वहाँ तक भी टच हो जाती है। अगला जो हमारा पॉइंट ही है अभी, है ना, कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। और सबसे पहले यह है कि भारत के अधिकांश भूभाग पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भी अपने आप में 2 प्रकार के होते हैं, बता रखा हूँ। एक तो बांगर होता है और एक खादर होता है। अब ये खादर और बांगर क्या होता है मैं बता रखा हूँ, नदियों के फ्लो होने के आधार पे, है ना, कि जो पुराने हो जाते हैं, जो पुराने गाद हो जाते हैं नदी का, उसे बांगर कहा जाता है और नए वाले को खादर कहा जाता है। जो न्यू मिट्टी होती है ना उसे खादर कहते हैं, न्यू जलोढ़ मिट्टी को, है ना। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पीडोलॉजी कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, 2022 में अमेरिका के ओरेगन में आयोजित विशेष जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है उसमें भारत को कितने पदक जीता है? तो एशिया के ओरेगन में सबसे पहले 2022 में आपका विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है, ये बात याद रखना। और यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। क्या रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के अंदर, जवलिन थ्रो के अंदर, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। नीरज चोपड़ा पिछला वाला डायमंड लीग भी जीता था, है ना, 2023 में डायमंड लीग भी जीते हैं। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक के अंदर एकमात्र गोल्ड जो भारत को मिला, है ना, 7 पदक में एक ही गोल्ड मिला था, 2 रजत और 4 जो है ब्रॉन्ज मिला था। तो ये वाली जो गोल्ड आई थी ये नीरज चोपड़ा के द्वारा 87.58 मीटर दूरी फेंकने भाला के लिए जो है मिला था। इतना मीटर दूरी भाला फेंके थे, 87.58 मीटर, ठीक है। इनके अलावा नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। इससे पहले 2003 में लॉन्ग जंप के अंदर अंजू बेबी जॉर्ज ने कांस्य पदक प्राप्त किया था। कहाँ पे? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इससे पहले कौन किए थे? अंजू बेबी जॉर्ज ने किए थे, है ना। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड दिलाया था, ये तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। अगला प्रश्न है कि भारत का 100वां स्मार्ट सिटी किसे घोषित किया गया? व्हिच वाज डिक्लेयर्ड एज द साउथ, आपका जो इस प्रकार से 100th स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो ये शिलांग हो जाएगा, जो मेघालय के शिलांग है, इसे 100वां जो है स्मार्ट सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है। यह भारत का 100वां स्मार्ट सिटी होगा। भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? तो भारत का प्रथम जैविक राज्य आपका सिक्किम बना था। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत का सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम गांव कौन सा बना? तो मोढेरा। और मोढेरा कहाँ पे है? तो गुजरात के अंदर है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गुजरात के अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, नर्मदा नदी के किनारे, एकता नगर केवड़िया गुजरात में, जो आपके 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और भारत का लौह पुरुष या आयरन मैन भी कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो ये बात भी ध्यान रखें।
रखेंगे। जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है इसके मूर्तिकार कौन है, तो राम सुतार जी थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। गुजरात में सीएनजी टर्मिनल की भी स्थापना की गई भावनगर में, तो ये बात भी ध्यान रखना है। पालीताना का जैन मंदिर भी गुजरात में है। मोढेरा में एक सूर्य मंदिर भी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक सूर्य मंदिर कोणार्क में भी है जो उड़ीसा के अंदर है। इसके अलावा पेपरलेस विधानसभा वाला पहला राज्य कौन बना था, तो पेपरलेस विधानसभा वाला जो है नागालैंड पहला राज्य बना इंडिया का। और पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य तो ये उत्तर प्रदेश बना था। भारत का पहला डिजिटल राज्य केरल और पहला डिजिटल केंद्र शासित प्रदेश जो है ये आपका जम्मू कश्मीर बना है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। भारत का हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा और हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन, तो दोनों बात ये भी ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा अशोक के शिलालेख को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है, हु इज गिवन द क्रेडिट फॉर फाइंडिंग द एडिक्ट ऑफ अशोका, तो पेंथलर को दिया जाता है, टी पेंथलर को। ये 1750 में अशोक के शिलालेख की खोज जो है किया था। अशोक की शिलालेख को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 में मिला था। अगर आपको कोई कहे कि हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है इसको कौन पढ़ा है, तो आप बताइएगा कि अपठनीय है, ये अब तक नहीं पढ़ा गया है हड़प्पा की जो लिपि है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा की लिपि कैसी थी, तो आपको बताना है भाव चित्रात्मक, ठीक है, भाव चित्रात्मक। इसी प्रकार से आंसर देना है कि भाव चित्रात्मक लिपि थी हड़प्पा काल में, ठीक है। हड़प्पा काल में मंदिर की कोई भी अवशेष नहीं मिली है, ये भी एक अपवाद क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। अशोक कलिंग युद्ध 261 बीसी के बाद धर्म को अपना लिया था, कौन से धर्म को, बौद्ध धर्म को। किससे मतलब दीक्षा ली थी, तो उपगुप्त से दीक्षा ली थी, उपगुप्त बौद्ध भिक्षु था, ठीक है। इसके अलावा अशोक के समय जो है पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, तो ये बात आपको जब मालूम ही होगा, 4 बौद्ध संगति हुई थी। एक आपका जो हुआ था राजगीर में, है ना, आजाद शत्रु कालाशोक आपका वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा अशोका में और चौथा कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में। इसके अलावा अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजे थे, महेंद्रा और संघमित्रा को, तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और ये PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक से आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको जो है PDF की जानकारी मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।